हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं करंट फर्स्ट सरकारी जॉब न्यूज़ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसानों ने फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली कूच कर चुके हैं, दिल्ली चलो का नारा लग चुका है और ये हालात है जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट बनते हैं। एमएसपी के बारे में, एमएसपी क्या है और उनकी जो ढेर सारी डिमांड है वो सब क्या है। एमएसपी में गारंटी की बात की जा रही है, तो पहले से एमएसपी दी जा रही है, तो गारंटी का क्या मामला हो गया। दिल्ली में पब्लिक मीटिंग पर 1 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। किसी देश की राजधानी में इतनी बड़ी रोक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और भी कई मुद्दे बात करेंगे और कई टॉपिक और भी हैं, सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, और हाँ पसंद आए लाइक बटन दबा देना। तो क्वेश्चन यह होगा कि किसान आंदोलन को देखते हुए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने के लिए सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है। सिंपल आंसर है, मैंने पहले ही बता दिया है, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस ने सामाजिक अशांति और हिंसा के जोखिम का हवाला देते हुए 12 फरवरी को ये कह दिया कि दिल्ली में सार्वजनिक समारोह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रहेगा, बैन लगा रहेगा। तो ये हालात है, आगे और बताते हैं हम, फिर डिटेल बताएंगे कि क्या क्या मामला है, महत्वपूर्ण मामला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा देकर फिर से आंदोलन शुरू किया है, तो केंद्र सरकार से उसकी मांगे क्या है। आंसर इसका उपरोक्त सभी और अन्य मांगे भी, ये सब कुछ है। ठीक है, आगे मैं बताता हूं। तो आंदोलनकारी जो किसान हैं वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसको देखते हुए हरियाणा, राजस्थान, इन सब के कई जिलों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। हरियाणा, राजस्थान के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा और दिल्ली का जो सिंधु टीकर बॉर्डर है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो लगती है सीमा, गाजीपुर बॉर्डर, उसको भी सील कर दिया गया है। सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं। बहुत इस तरह की हालत है। दिल्ली में 1 महीने तक के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई। ओके, और ये फोटोग्राफ देखिए आप कि किसानों पर ड्रोन से ये आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। पूरा धुआं धुआं पूरा इलाका हो रहा है और इस तरीके से आप देखेंगे अभी कि आंसू गैस के गोले यहाँ पर गिरे हैं। ओके, घुसने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले आसमान से ही बरसा रही है, ड्रोन के जरिए ही बरसाया जा रहा है। किसान पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। 6 महीने का राशन लेकर किसान आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि लगभग 800 ट्रॉलियां 6 महीने के सामान के साथ राशन साथ लेकर चल रही हैं। तो इसमें पूरा राशन भी चल रहा है। ट्रॉलियों में सोने, मतलब नींद के लिए गद्दे बिछाने का भी पूरा प्रबंध है। साथ में पानी लेकर आ रहे हैं, डीजल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कई जगह पर ऐसा भी हो रहा है कि डीजल लेने पर रोक लग गई है कि इतने से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा ट्रैक्टर को। तो जत्थे में महिलाएं भी शामिल हैं, लंगर की भी व्यवस्था की जा रही है। मतलब किसानों ने तय कर लिया कि हमें लॉन्ग टर्म ये आंदोलन चलाना है। ओके, तो यहाँ अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसानों की डिमांड क्या है। इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े तादाद में पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे किसान संगठन हैं, वो भी घुसने की कोशिश की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि उनकी डिमांड क्या क्या है, जिन पर सरकार से उनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन बातचीत 2 बार विफल हो गई है केंद्र सरकार से। ठीक है, तो उनकी पहली जो सबसे प्रमुख मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। देखिए, अभी एमएसपी लागू है कुछ फसलों पर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, डिमांड ये है कि सभी फसलों, मतलब कुछ लिमिटेड फसल का अभी एमएसपी है, तो सभी फसलों के एमएसपी जारी हो और खरीद की गारंटी होनी चाहिए। गारंटी होनी चाहिए कि किसान जितना पैदावार कर रहे हैं वो खरीद हो सके। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि एमएसपी क्या है, वो कैसे लागू होता है, किन किन चीज़ों पर लागू होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। अगला उनकी डिमांड है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कीमत तय हो। स्वामीनाथन उनको भारत रत्न अभी हाल ही में ऐलान हुआ था, मरणोपरांत, और ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। तो उन्होंने किसानों और कृषि को लेकर एक रिपोर्ट जारी दी थी सरकार को, और उसको लागू करने की बात है। इसके अलावा किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए किसानों को, ये कहा जा रहा है।
अगली डिमांड है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू किया जाए, जिसको मोदी सरकार ने खारिज कर दिया था, हटा दिया था। डिमांड अगली है कि लखीमपुर खीरी कांड जो हुआ था, जिसमें गाड़ियां चढ़ा दी गई थी किसानों पर, तो उसके दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। ये थोड़ा कठिन सा लग रहा है। मुक्त व्यापार मतलब कि जो फ्री ट्रेड है दूसरे देशों के साथ, वो। अगले डिमांड है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। मनरेगा के मजदूरों को एग्रीकल्चर में एकोमोडेट किया जाए, ये कहना है। किसान आंदोलन में जो पिछली बार मृत किसान थे, लगभग 700 के आसपास लोग का निधन हुआ था आंदोलन के दौरान, तो उनको मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने पिछली बार ही वादा किया था। अगली डिमांड है ये कि नकली बीज, कीटनाशक, दवाओं, खाद, इन सब कंपनियों पर बड़ा कड़ा कानून बनाया जाए, नकली न मिले। अगली डिमांड है मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अगला है कि संविधान की जो 5वीं सूची अनुसूची है, उसमें उसको लागू करके आदिवासियों की जमीन की लूट ये बंद की जाए। उसमें यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन और नियंत्रण होना चाहिए उनका अपना, ठीक है। तो ये सब टोटल जो डिमांड है वो आपने देखा, और सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला। और सरकार ये कह रही है कि हम तुरंत तो नहीं लागू कर सकते ना, आप आ गए और दबाव डाल रहे हो कि नहीं अभी लागू करो, अभी लागू करो, ऐसा नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार का ऐसा कहना है, डिस्कशन हुआ है, 2 बार डिस्कशन फेल हो गया केंद्र सरकार के साथ अभी। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि हमने पिछली बार आंदोलन किया था, उसी समय ये डिमांड की थी और आपने कहा था कि हाँ हम मानेंगे, तो इतना लंबा वक्त हो गया, हम थोड़ी कह रहे हैं कि अभी लागू करो। हम तो कुछ साल पहले बोला था हमने कि लागू करो, और इतना वक्त टाइम दिया था कि हम फिर आएंगे, इतने तक का टाइम दे रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि अब अचानक थोड़ी लागू करेंगे अब। तो ये किसान संगठनों का ये कहना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब क्या देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, जिसको जो मेन मुद्दा है वो क्या है। देखिए, एक फसल के लिए एमएसपी वो मूल्य है यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, यानी हिंदी में कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो मूल्य है जिस पर सरकार फसल के लिए, मतलब वो फसल, उस कीमत पर सरकार जो है फसल किसानों से खरीदती है। एमएसपी मार्केट प्राइस के विकल्प के तौर पर काम करता है और सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनका जो मेहनताना है उसका वो प्राप्त हो सके, ताकि उनकी खेती की लागत और कुछ लाभ भी वो वसूल हो सके किसानों को। सरकार एमएसपी तय करके कुछ फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, ठीक है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फायदा ले पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में एमएसपी पर अनाज की खरीद नहीं होती है। ये है जिससे बिहार में नहीं होती है, सरकार ने बदल दिया था, तो वो पैक्स के ज़रिए वहाँ अलग नियम चलता है। तो एमएसपी जो है मुख्य तौर पर जहाँ पर लागू है तो वहाँ के किसान ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। कई सारे देश के राज्यों में एमएसपी है ही नहीं। तो एमएसपी में कौन कौन सी तरह के जो फसल है वो इसमें होती है, तो टोटल 23 फसलों यानी 23 फसलों यानी खरीफ और रबी मिलाकर तो उस पर एमएसपी की घोषणा करती है, ओके। और केंद्र सरकार जो है वो देश की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए इन अनाजों को खरीदती है, ताकि पूरे साल देश में अनाज की कमी ना हो। तो एमएसपी के जरिए सरकार जो है ना वो किसानों से खरीद कर वो अपने गोदामों में रखती है, यानी एफसीआई में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम हैं वहाँ रखा जाता है। और फिर अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? सरकार ने एमएसपी के ज़रिए लिया हुआ है। अगर एमएसपी ना हो तो ऐसा होगा कि जब वो, अब एग्रीकल्चर का चीज़ है तो एग्रीकल्चर का जो सामान है, प्रोडक्ट है, यानी अगर गेहूं है तो एक साथ ही तो गेहूं पैदा होगा ना पूरे देश में, एक साथ ही धान पैदा होगा, चावल पैदा होंगे। तो एक साथ जब पैदा होते हैं तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं जब बहुत ज़्यादा सामान रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि, और एमएसपी लागू पर होने से पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो बड़े पूंजीपति लोग हैं वो किसानों से बेहद सस्ते में अनाज खरीद लिया और फिर काफ़ी महंगे में कुछ दिनों बाद बेचा। किसान के पास खुद ही उपज करने के लिए पैसे की कमी होती है। तो अब ये इनका किसानों का कहना है कि सभी फसलों पर ये एमएसपी होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल है कि कौन कौन से फसल शामिल हैं, जिस 7 प्रकार के अनाज हैं, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ, ये सब है। 5 तरह की दालें हैं, कौन कौन सी?
चना, अरहर या कहतूर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तरह के तिलहन है, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, राम तिल। 4 व्यावसायिक फसलें भी हैं, कपास, गन्ना, गोला, कच्चा जूट। तो ये सब है। ओके, एमएसपी कैसे तय किया जाता है? तो एमएसपी की घोषणा सरकार करती है हर साल, और इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर कृषि लागत और मूल्य आयोग उसकी सिफारिश को अपना आधार बनाती है, CACP। ओके, और ये आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। इसके मेंबर बदलते रहते हैं, तो उसी के आधार पर ये तय होता है। तो यहाँ पर बात होगी किसान आंदोलन जो है वो कितना बड़ा होने जा रहा है। मुझे लगता है कि अनाज पानी लेकर चले हैं तो बहुत कुछ लंबा तो चलेगा ही। पिछली बार की बात करेंगे अगर, तो 378 दिनों तक आंदोलन चला था। 17 दिसंबर 2020 को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में, हालांकि बाद में सरकार ने इनकी बात मान के उसको खारिज भी कर दिया था, तो उस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चला था 378 दिनों तक, इतना लंबा। ओके, 1 साल से ज़्यादा। और दावा यह किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हुई थी। बाद में प्रधानमंत्री ने वापस लेने का ऐलान किया और फिर किसानों ने 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। तो ये अभी लगातार अखबारों में, टीवी चैनलों पर ये सुर्खियाँ रहेंगी, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। और सरकारी जॉब न्यूज़ का ये ऐप है, उस पर भी फ्री में डेली का PDF फ्री होता है, वहाँ आप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, ऐप में आपको जाना है, मेनू में फ्री मटेरियल ऑप्शन आएगा, वहाँ पर फ्री में डेली का PDF है। लेकिन अगर आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF लेना चाहते हैं, ये तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं करंट अफेयर्स का डेली, वीकली, मंथली, अगले 1 साल तक और पिछले सालों को भी, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। मेंबरशिप के जरिए चाहे IAS हो, PCS एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, जैसे रेलवे LP निकला हुआ है, इसके अलावा पुलिस हो गया, SSC के, स्टेट SSC के तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार यहाँ कराई जाती है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, और एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान और दूसरा है IAS PCS मेंबरशिप प्लान। ओके, बेसिक मेंबरशिप प्लान में तमाम SSC लेवल के, पुलिस लेवल के, रेलवे, स्टेट SSC लेवल के तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी हो सकती है। बहुत मामूली सा प्राइस है उसका। और दूसरा एक मेंबरशिप प्लान है जो कि IAS PCS लेवल के एग्जामिनेशन के लिए है, जैसे UPSC के अगले एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, तो देख सकते हैं आप। और इस सब के जरिए मिलता क्या है? मिलता है आपको करंट अफेयर्स का PDF अगले 1 साल तक और पिछले 2 सालों के भी, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और सब में PDF जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, वीडियो का लिंक भी होता है ताकि आप क्लिक करके उस चीज़ को और विजुअली समझ सकें। साथ में वीडियो मिलता है ऐप पर, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर। इसके अलावा टेस्ट मिलता है, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। मतलब जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, उसके भी कुछ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट के। तो ये सब फायदे हैं इस मेंबरशिप प्लान के, देखिएगा जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छूट भी चल रही है कुछ वक्त के लिए। तो अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 से 18 फरवरी तक। और इस बार की थीम भी तय की हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन। AI को फोकस करके इस बार की थीम तय की गई है। ओके, और 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। सप्ताह मनाया जाता है 12 से 18 फरवरी तक। ठीक है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। अब विदेश का एक करंट अफेयर्स देखते हैं। किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर होगा अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब। न्यूज़ देख रहे हैं BBC में, और उनका फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा फोटोग्राफ इनका। ठीक है, तो अभी फरवरी में चुनाव परिणाम आया और राष्ट्रपति पद में की जीत हासिल की है। पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रूढ़िवादी नेता भी उनको कहा जाता है। लेकिन फिनलैंड जो है वो नेटो गठबंधन में शामिल हुआ, और उसके बाद ये पहला चुनाव था। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना था फिनलैंड। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर स्टब जो है वो फिर अब मतलब राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके,
फिनलैंड का एक बार मैप देख लेते हैं और उसके बारे में डिटेल बताते हैं। प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं यूरोप की ओर और नॉर्डिक देशों की ओर। तो ये है फिनलैंड, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। यूरोप के उत्तर में स्थित एक नॉर्डिक देश कहते हैं। नॉर्डिक मतलब कुछ इस तरफ के देश जो है वो नॉर्डिक समूह कहा जाते हैं। ये है फिनलैंड। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो इधर ये स्वीडन हो गया, ओके, नॉर्वे हो गया इस तरफ, यहाँ से इसकी नॉर्वे की सीमा लगती है। और फिर रूस हो गया, ठीक है, रूस भी है। और यहाँ पर है वो बाल्टिक सी है। राजधानी इसकी फिनलैंड की हेलसिंकी। आबादी लगभग 56 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर यूरो होती है, ओके। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे सॉली निनेस्तो थे, और नए अब जो चुन लिए गए हैं वो जल्दी शपथ ले लेंगे। नए का नाम क्या है? नए का नाम है एलेक्जेंडर स्टब, ओके। तो ये देश है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं यहाँ पर, उनका नाम है पेटेरी ओरपो। आधिकारिक भाषा यहाँ पर स्वीडन और फिनिश है। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला देश भी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेयर और यानी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान दत्ता जी राव गायकवाड़ का 13 फरवरी 2024 को निधन हो गया। तो वो किस खेल से जुड़े थे? आंसर क्रिकेट से जुड़े हुए थे। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, फोटोग्राफ ये रहा इनका। तो उनका निधन हो गया, 95 ईयर के थे और उन्होंने भारत के लिए 11 टेस्ट खेले और उनका अभी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहां पर स्थापित हुई है, जिसका उद्घाटन या अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? आंसर देहरादून में यह स्थापित हुआ है और ये श्रद्धांजलि देते हुए आपको दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने 12 फरवरी को देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। जनरल बिपिन रावत और उनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 और भी अधिकारी जवान इस हादसे में शहीद हो गए थे। अभी इस वक्त CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है CDS। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है? इंपॉर्टेंट बात। आंसर का दीपिका पादुकोण। ये समारोह कहाँ पर होगा? लंदन में होगा, फरवरी में ही। और वो दीपिका जो है वो डेविड बेकहम और दुआ लिपा उनके साथ प्रेजेंटर के तौर पर नजर आएंगी। इससे पहले दीपिका पादुकोण पिछले साल यानी 2023 में ऑस्कर अवार्ड जो समारोह हुआ था उसमें भी वो प्रेजेंटर की भूमिका निभा चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किस खाड़ी देश की यात्रा की है? आंसर का UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है। तो 13 फरवरी को वहाँ पहुँचे UAE में। और 2014 के बाद यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये 7वां UAE का दौरा है। तो UAE के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर वेलकम किया इनका, ओके। और वहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, अहलन मोदी यानी हेलो मोदी कार्यक्रम भी किया गया था। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। उसके बारे में मैं कल के करंट अफेयर्स में डिटेल बताऊंगा। उस मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है मंदिर के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। आबू धाबी में ये मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो है वो UAE में UPI भी वो लॉन्च कर रहे हैं, ओके। तो एक बार मैप के जरिए UAE को देख लेते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो ये रहा अपना प्यारा भारत। और खाड़ी देशों की ओर चलते हैं, या कहें पश्चिम एशिया की ओर चलते हैं, या ये कहें कि मिडिल ईस्ट की ओर चलते हैं। तो ये रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लियर होगी बात, ओके। तो यही पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और यहाँ खाड़ी देशों में अगर हम बात करेंगे व्यापार में, भारत का जो व्यापार है उसके अगर देखेंगे हम तो UAE के साथ काफ़ी बेहतर है। खासतौर पर निर्यात जो है ना, एक्सपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा हम UAE में करते हैं, 2.24 लाख करोड़ का, ओके। इतना बड़ा निर्यात अगर हम खाड़ी के कुछ देशों की तुलना करेंगे,
यूएई, सऊदी अरब, उसके बाद ओमान है, फिर इराक है, कुवैत है ये। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। और इससे पहले यूएई में एक और मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो दुबई में हुआ था। दुबई के उपनगर जबेल अली विलेज में 2022 में एक हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया गया था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 12 फरवरी को। देखिए, फरवरी के दूसरे सप्ताह में ये दिवस मनाया जाता है। मिर्गी के बारे में दुनिया भर में जागरूकता हो, इसके लिए मनाया जाता है। अच्छा, अगर सवाल हो कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है 17 नवंबर को, और ये वाला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है 12 फरवरी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2024 में फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत जीत लिया है, तो इसका मतलब क्या है? तो आंसर होगा सदन में सरकार के पास विधायकों का बहुमत। ठीक है, कई बार पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ यानी फ्लोर टेस्ट हुआ। ठीक है, इस दौरान नीतीश कुमार की सरकार ने जीत हासिल कर ली है। जेडीयू के हैं चीफ नीतीश कुमार, और उन्होंने महागठबंधन छोड़ के एनडीए का साथ ले लिया था, तो उनको बहुमत साबित करना था। फ्लोर टेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको विश्वास मत कहते हैं। ठीक है, तो विश्वास मत क्या होता है, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये तय किया इसके द्वारा सदन में ये तय किया जाता है विधानसभा में या फिर संसद में कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं। मतलब वो मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के, तो उसके विधानसभा में उनको विधायकों की जो तादाद है उसका बहुमत है या नहीं। ठीक है, और इसमें तमाम विधायक जो हैं वोट करते हैं। वोट अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, और इस दौरान क्या होता है, एक व्हिप भी जारी किया जाता है अलग अलग पार्टियों द्वारा, और उसमें निर्देश होता है कि वो मौजूद रहें और विश्वास मत के पक्ष या विपक्ष में जैसा पार्टी कहती है वैसे वोट डालना होता है। और अगर इस निर्देश का उल्लंघन करता है कोई विधायक तो अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो मित्रों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे। और हाँ, एक और बात कि जनवरी का आप लोग डिमांड थी करंट अफेयर्स मंथली का, तो वो अवेलेबल हो चुका है ऐप में, और सरकार जो अपने उसका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर, पूरा रिवाइज होना चाहिए जनवरी का टोटल करंट अफेयर्स। ओके, अब कल फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। बाय।